गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायकाचार्य एएफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। एक चैप्टर चल रहा है अपना सर्वव्यापक बैंकिंग, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। मैं आपको इस चैप्टर में ई बैंकिंग का अर्थ, ई बैंकिंग में सम्मिलित प्रमुख सेवाएं, ई बैंकिंग का क्षेत्र और महत्व बता चुका हूँ। अब बात करते हैं ई बैंकिंग में जोखिम एवं सुरक्षा। देखिए, जब हम नेट बैंकिंग करते हैं तो बहुत सारी सुरक्षाएं हमको अपनानी पड़ती है, क्योंकि उसकी चुरा लेने की, हैक करने की समस्या आपके सामने विद्यमान रहती है। तो पहली समस्या है खाते को गलत लोगों द्वारा हैक करना। हैक मतलब चुराना। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जो सामान्य समस्या है वो आपके खातों को हैक करने की समस्या है। सामान्य रूप से हैकर बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती साइट बनाकर लिंक भेज देते हैं। यदि ग्राहक इस लिंक पर क्लिक कर देता है तो ग्राहक की सभी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है तथा उसके खाते से रुपए निकाल लिए जाते हैं। ग्राहक को इंटरनेट का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपना आईडी और पासवर्ड किसी को भी, इवन डेट बैंक कर्मचारी है, उसे भी नहीं बताना चाहिए। बैंक की सही वेबसाइट पर जाकर ही खाता खोलना चाहिए। सामान्य रूप से ग्राहक को किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर अथवा कार्यालय के कंप्यूटर से बैंक खाते का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के लिए उसे व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पीसी या मोबाइल कंप्यूटर पर ही बैंक खाते का संचालन करना चाहिए। सार्वजनिक कंप्यूटर पर किए गए कार्यों को अन्य व्यक्ति देख सकते हैं, अतः ग्राहक की जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं वो चोरी हो सकती है। अनेक बार बैंक के नाम से धोखाधड़ी के लिए ईमेल भेजकर ग्राहक के व्यक्तिगत सूचनाएं चुरा ली जाती है। ग्राहक को इन ईमेलों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बैंक इसके लिए ग्राहक को सचेत करते रहते हैं। धोखेबाज लोग इन सूचना का उपयोग धोखा देने के लिए करते हैं। आजकल ये काम बहुत आसान हो गया और आसानी से लोग साइबर क्राइम कर जाते हैं। अतः सावधानी बरतें। मोबाइल धारक के लिए जो आवश्यक सूचनाएं मैं देना चाहूँगा, जो बैंकिंग करते हैं, आपके फ़ोन पर अगर ट्रू कॉलर इंस्टॉल है और उस पर कोई जानकारी आपको प्राप्त होती है तो वह पूर्ण विश्वास योग्य नहीं है। उसको सावधानीपूर्वक उपयोग करें। सोशल मीडिया पर आप अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे जन्मतिथि, विवाह की वर्षगांठ, मोबाइल नंबर, घर का पता कभी साझा न करें। इससे आपके बैंक ईमेल अकाउंट हैक होने की संभावना हो सकती है। आपके पास मोबाइल पर कभी एसएमएस से कोड आए, कोई आपसे उसको फ़ोन पर पूछे तो जाहिर है कि आपका अकाउंट वो हैक करना चाहता है। अतः कभी भी किसी भी आदमी को अपना ओटीपी नहीं बताना चाहिए। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये कोड आपकी सुरक्षा के लिए। आपके बैंक अकाउंट का पिन कोड एवं पासवर्ड कभी भी बैंक आपसे फ़ोन पर नहीं पूछता है। ना ही आपसे कोई बैंक का अधिकारी फ़ोन पर किसी प्रकार की जानकारी लेता है। अगर कोई फ़ोन करके आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी ना देवे, क्योंकि ये ठग करने की कोशिश है। इससे सावधानी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ई बैंकिंग के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। ई बैंकिंग के प्रमुख उपकरण यानी मेन टूल्स ऑफ ई बैंकिंग। देखिए, ई बैंकिंग के जो व्यक्तिगत जो उपकरण हैं, वो पहला है, सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। भारतीय बैंकों ने बदलते समय और तकनीक के अनुसार खुद को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में कंप्यूटर से योग्य बनाने के लिए नवीन तकनीकों का आविष्कार या नवीन तकनीकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया।
अधिकांश बैंक कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और कंप्यूटर के माध्यम से कार्य काफ़ी तेज़ी से चलता रहता है। कस्बों गाँवों तक में बैंकों से पुराने खातों की पुस्तकें खत्म हो गई है तथा उनका स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। एक तरफ जहाँ सभी लोग बैंक अपने गाँव कस्बों की शाखाओं तेज़ी से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक भारतीय बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सुविधाएं भी देना प्रारंभ कर दी है। तो कंप्यूटर का साम्राज्य हो गया। तो इंटरनेट बैंकिंग का सबसे पहला उपकरण कौन सा है? व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी। दूसरी बात है नेट बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग। सूचना के महासागर कहे जाने वाले इंटरनेट ने जिस तरह दुनिया में एक अजीब सी क्रांति ला दी है, ठीक उसी तरह की स्थिति इंटरनेट ने बैंकिंग के क्षेत्र में भी उत्पन्न कर दी है। इंटरनेट ने बैंकिंग को दुनिया में बहुत तेज़ी प्रदान कर दी है तथा इस नए व बदलते प्रारूप का नाम हमने दिया ऑन बैंकिंग या नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में उपभोक्ता किसी बैंक अकाउंट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये अपना पीसी ऑन करेगा और बैंक की वेबसाइट पर क्लिक करेगा, अपने खाते का कोड देगा और कुछ लेन देन की प्रविष्टि करेगा, एंटर दबाकर ओके कर देगा। व्यक्ति घंटों के कार्य को मिनटों में निपटा सकता है, श्रम और लागत दोनों की बचत कर सकता है। कल्पना लोग जैसे दिखने वाले फास्ट बैंकिंग अब भारत में शुरू हो चुकी है। भारत के लिए ये तोहफा है एक तरह से, लेकिन अमेरिका और यूरोप देश में तो बहुत पहले ही ये स्टार्ट हो चुकी थी। ऑनलाइन बैंकिंग है ना जिसे हम बोलते हैं, पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब भारत के सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन बैंकिंग का प्रसार तेज़ी से बढ़ा है। नेट बैंकिंग ने बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा भौगोलिक सीमा, एक देश से या एक स्थान से दूसरे स्थान की समस्या को ख़त्म कर दिया। घर बैठे ही अपना सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसलिए हमने इसे भी बैंकिंग का नाम दिया है। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग अथवा एम बैंकिंग की शुरुआत अभिनव बैंकिंग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। एम बैंकिंग से तात्पर्य उस बैंकिंग व्यवस्था से जिसमें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई व्यक्ति मीलों दूर रहकर भी अपने बचत खाते की जांच एवं लेन देन कर सकता है। देखिए क्या होता है, इसमें ग्राहक क्या करता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी एसएमएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अपने सेल फोन के माध्यम से बैंक को एक संदेश भेजता है। इसके 12 से 18 सेकंड के भीतर सेल फोन की स्क्रीन पर संदेश का जवाब मिल जाता है। यह सेवा क्रेडिट कार्ड तथा बैंक खाते दोनों के लिए है। इसमें मौजूदा बैलेंस, किसी चेक का भुगतान रोकने का आदेश तथा खाते की साख सीमा में परिवर्तन जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए ग्राहक को अपने सेल फोन पर मात्र मानक की वर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं, जैसे ICICI बैंक के लिए आई, चेकबुक के लिए CHQ, बैलेंस के लिए BAL। उदाहरण के लिए यदि आप ICICI बैंक में बैलेंस की जानकारी के लिए आपको IBAL टाइप करना पड़ेगा। इस तरह ये सेवा ग्राहकों को यात्रा के दौरान अथवा बिना बैंक आए अपनी माली हालत का ब्यौरा देने के लिए सुविधा प्रदान करता है। आप घर बैठे किसी भी व्यक्ति का पैसा, आपके रिलेटिव का पैसा मोबाइल के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और है सेलुलर फ़ोन ऑपरेटर। अब नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब की ओर बढ़ रहे हैं। ये सूचना आधारित सेवा को लेन देन आधारित सेवा में बदलने वाला महत्वपूर्ण कदम है। वेब नवीनतम प्रौद्योगिकी है, इसमें मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग लेन देन संभव होता है। अब देखिए वेब क्या है, स्पेलिंग क्या होती है, WAP, वेब। वेब ऐसा मानक है जो वेब एनबोल्ड उपकरणों तथा यथा मोबाइल फ़ोन, पाम टॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल डायरी आदि के जरिए इंटरनेट एक्सेस को संभव बनाता है। SMS और ईमेल सरी की सेवा है ये।
और एसएमएस से सस्ती पड़ती है ये। वेब ग्राहकों के लिए अधिक अनुकूल है। वास्तविक लेन-देन को भी संभव बनाती है। इसके ज़रिए ग्राफिक डाउनलोड किए जा सकते हैं। एटीएम, जो ई बैंकिंग की प्रमुख प्रणाली है एटीएम। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं एटीएम का यूज़ तो आप सभी लोग करते हैं, पर शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बैंकिंग क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण है एटीएम। एटीएम में मतलब क्या होता है, जानते हैं कोई? फुल फॉर्म बताओ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। ग्राहकों को मुद्रा के लेन-देन की 24 घंटे सुविधाएं प्रदान करने हेतु अब देश में एटीएम शाखाओं मशीनों की स्थापना की है। ग्राहक एटीएम पासवर्ड के या कार्ड के माध्यम से एटीएम शाखा पर जाकर एक निश्चित अधिकतम राशि निकाल सकता है। एटीएम के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिट मशीन, मशीन के माध्यम से हम पैसा भी जमा करा सकते हैं। ऑल डे बैंकिंग, कुछ बैंकों ने ऑल डे बैंकिंग की व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत बैंक शाखा सप्ताह के 7 दिन, रविवार एवं बृहस्पति अवकाश सहित खुली रहती है। इससे ग्राहक को लेन देन में सुविधा रहती है। एनीवेयर बैंकिंग, कुछ बैंकों ने एनीवेयर बैंकिंग की शुरुआत करके अपने ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान की है कि बैंक की किसी भी शाखा में एवं किसी भी स्थान पर विदेश में स्थित शाखाओं से लेन देन कर सकता है। मतलब किसी भी बैंक में जाकर आप एनीवेयर बैंकिंग कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाके किसी बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एनीवेयर बैंकिंग। अब अगली बात है घर बैठे बैंकिंग। ई अकाउंट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके माध्यम से आप घर बैठे सभी सारे कामकाज किसी भी दिन किसी भी समय निपटा सकते हैं। अब आपको घंटों लाइन में लगकर अपने भुगतानों को करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब फ्री होंगे तब अपने आप फुर्सत के क्षणों में अपना लैपटॉप, मोबाइल घर बैठे आप बैलेंस का पेमेंट कर सकते हैं। स्कूल की फ़ीस जमा कर सकते हैं, बिल जमा करा सकते हैं, पानी बिजली के, और अन्य भुगतान भी आप कर सकते हैं घर बैठे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भारत सरकार ने इमेज चेक को मंजूरी दे दी है तथा ई सिग्नेचर को मान्यता प्रदान की है। इसलिए ऑनलाइन पैसे निकालने भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में जो सुविधाएं ग्राहक को उपलब्ध है उनमें एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ई सिग्नेचर और चेक की सुविधा है। अगला है क्रेडिट कार्ड। आप लोगों ने सुना होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड भारत में क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साख पर यात्रा, मनोरंजन, होटल, रेलवे, हवाई यात्रा के टिकट आदि की सुविधा मिल जाती है। इस कार्ड का प्रचलन बताओ, अपना तो अभी आया है भारत के अंदर, लेकिन अमेरिका में 1950 में हो गया था। एक व्यापारी फैक मैनामारा ने अपने कुछ दोस्तों को रात्रि भोज पर एक होटल में बुलाया। अचानक भुगतान के समय याद आया कि वो अपना पर्स लाना भूल गया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन पर रकम मंगवाई तथा निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए तथा प्रमाणिक प्रणाली का विकास कर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकें। इस तरह क्रेडिट कार्ड का जन्म अमेरिका में 1950 में हुआ। 1961 में भारतवर्ष में डाइनर्स क्लब की शुरुआत के रूप में खुलकर ये सुविधा आ गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1980 में प्रथम बैंक के रूप में विश्व स्तर पर मास्टर कार्ड के साथ संबंध स्थापित कर क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई थी। वर्तमान में बड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व स्तर के कार्ड हैं, एक तो मास्टर कार्ड और एक है वीसा कार्ड। सन 1966 में विश्व बाजार में ये दोनों प्रविष्ट हुए थे। दुनिया के 180 देश इसे स्वीकार कर चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम डाइनर्स क्लब ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रेडिट कार्ड दाखिल किए गए थे। कार्ड धारक एक बार निश्चित फीस देकर सदस्य बन जाता है तथा सुविधा व रोकड़ भुगतान का भुगतान 45 दिन में कर पाता है। आपके पास पैसा नहीं है,
आपके पास कार्ड है, आप किसी भी ट्रांजैक्शन करें और उसका भुगतान कौन करेगा? आपका कार्ड होल्डर, कार्ड का मालिक, कार्ड का बैंकर। कार्ड का बैंकर उसका भुगतान कर देगा और 45 दिन में आप उसका भुगतान को आप चुका दें। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमने 45 दिन में अगर उसका भुगतान नहीं किया तो जो शुल्क ले रहा है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रेट पे शुल्क लेना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पेट्रोल डलवाना है, होटल में रुकना है, खाना खाना है, परचेजिंग करनी है, आपने उसका यूज़ करा, ठीक है। उसका यूज़ करते ही सबसे पहले पेमेंट कौन दे रहा है? आपकी तरफ से बैंक पेमेंट कर देगा क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। 45 दिन में आप उस बैंक को भुगतान कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के, जिसने भुगतान किया। अगर आप 45 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो फिर बैंकर उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे ब्याज शुल्क के रूप में लेना प्रारंभ कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो लाभ कौन कौन से हैं? देखिए, लाभ भी तो है। लाभ क्या है कि यात्रा में नकद और यात्री चेक ले जाने की आवश्यकता नहीं है, झंझट ही नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ, पैसे बिना पैसे के कार्ड होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड के आधार पर आप आलीशान होटलों में, शानदार रेस्टोरों में हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन एक है, इसमें अब तो बीमा भी लागू कर, इन लिमिटेशंस हैं इस कार्ड में, कितने लाख रुपए तक की आपको सुविधा मिलती है, ये आपकी क्रेडिट पर निर्भर करता है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड से आपकी इमेज भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के दोष क्या है? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का व्यवहार निर्बाध अग्रिम का ही एक स्वरूप होने से अगर ग्राहक पुनर्भुगतान न करे तो बैंक की वसूली में असुविधा होती है। कार्ड धारक बहुत से ज़्यादा पैर फैला देते हैं तो वसूली से असुविधा आती है और कार्ड पर अधिविकर्ष की वृद्धि और भुगतान की दिक्कतों से बैंक को बहुत बड़ा नुकसान होता है। भारत में क्रेडिट कार्ड का भविष्य, देखिए, भारत में इस व्यवस्था को बढ़ाने के बहुत सारे असर हैं। भारत में कार्ड धारकों की संख्या बहुत कम है, परंतु जिस गति से क्रेडिट कार्ड संस्कृति देश में अपने पाँव पसार रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्यम और ऊपरी मध्यम वर्ग के लोग क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो पहला है परीक्षा के उपयोगी प्रश्न, मोबाइल बैंकिंग क्या है, आज के युग में इसका महत्व बताइए। देखिए, 2018 में एक सवाल आया था, ई बैंकिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग बताइए। कुछ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, जैसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। और कुछ लिख सकते हैं, एटीएम के बारे में बताइए, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताइए, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बता रहे हैं, टूरिस्ट बैंकिंग के बारे में बताइए। और एक उभरता हुआ सवाल आ रहा है, क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।